वेलकम है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल आर के नर्सिंग एकेडमी में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर गेस करें, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, ओलिग यूरिया में यूरिन का आयतन कितना होता है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। ओलिग यूरिया में यूरिन का जो आयतन है वो कितना होता है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, गेस करें राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, 400 मिलीलीटर से कम। ओलिग यूरिया में जो यूरिन का आयतन होता है वो 400 मिलीलीटर से कम होता है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं कि 24 घंटे के दौरान 400 ml से कम मूत्र का विसर्जन अल्प मूत्रता अर्थात ओलिक यूरिया कहलाता है। 24 घंटे के दौरान 400 ml से कम मूत्र का जो विसर्जन है वो अल्प मूत्रता अर्थात ओलिक यूरिया कहलाता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। साइनोसिस से आप क्या समझते हैं। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। साइनोसिस से आप क्या समझते हैं। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दें। क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। देखिए साइनोसिस का मतलब है त्वचा का रंग नीला हो जाना। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। त्वचा का रंग नीला हो जाना साइनोसिस कहलाता है। चलिए यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। रक्त में O2 की कमी के कारण, रक्त में ऑक्सीजन की कमी के कारण त्वचा का रंग नीला हो जाता है, जिसे साइनोसिस कहा जाता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। एनीमिया का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नहीं है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एनीमिया का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नहीं है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, हाइपर एक्टिविटी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट है, हाइपर एक्टिविटी। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। एनीमिया से पीड़ित मरीज में, जो एनीमिया से पीड़ित मरीज हैं उनमें ऊर्जा की कमी के कारण एक्टिविटी लेवल में कमी आ जाती है। एनीमिया से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनमें ऊर्जा की कमी के कारण एक्टिविटी लेवल में कमी आ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम 4 नंबर आपके स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। क्वेश्चन को पढ़ें उसके बाद ही आंसर दें, जल्दबाजी ना करें। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग तुक्का लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हैं, ना ही समझते हैं, तुरंत तुक्का लगा देते हैं। तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। हृदय की बाहरी परत इन्फ्लेमेशन कहलाती है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। हृदय की बाहरी परत का इन्फ्लेमेशन कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, पेरिकार्डाइटिस कहलाता है। पेरिकार्डाइटिस कहलाता है। हृदय की जो बाहरी परत में जो सूजन होती है, ठीक है, उसे पेरिकार्डाइटिस कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। हृदय की भित्ति की सबसे बाहरी परत पेरिकार्डियम होती है। जो हृदय की भित्ति की सबसे बाहरी परत होती है उसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। और इसका इन्फ्लेमेशन, जो इसमें स्वेलिंग होती है, सूजन आ जाती है, उसे पेरिकार्डाइटिस कहा जाता है। ठीक है, इसकी सूजन को पेरिकार्डाइटिस कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। पहले क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद ऑप्शन भी पढ़कर ही उत्तर दें। ठीक है, तुक्का ना लगा दें। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस का अर्थ क्या है। मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस का अर्थ बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। क्वेश्चन को पढ़ें उसके बाद आंसर दें। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, ब्लॉक इन ब्लड फ्लो फ्रॉम आर्टियम टू वेंट्रिकल। ब्लॉक इन ब्लड फ्लो फ्रॉम एट्रियल टू वेंट्रिकल। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। ठीक है, बहुत से लोग तुक्का लगा के उपरोक्त सभी न कर दें। ठीक है, इस वजह से हम बोलते हैं तुक्का मत लगाएं, क्वेश्चन को पढ़ें उसके बाद ही आंसर दें।
ऑप्शन जो बी है उसका मतलब है कि आलिंद से निलय तक रक्त के प्रवाह में रुकावट। आलिंद से निलय तक रक्त के प्रवाह में क्या है, रुकावट है। ठीक है, ये मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस का यही अर्थ होता है कि आलिंद से निलय तक रक्त के प्रवाह में, ठीक है, क्या है, रुकावट है। इसके फ्लो में, ब्लड फ्लो में क्या है, रुकावट है, बाधा है। चलिए हम इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। मिट्रल वाल्व या फिर बाइकस्पिड वाल्व या फिर लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व बाएं आलिंद या निलय के बीच स्थित होते हैं। मिट्रल वाल्व या फिर बाइकस्पिड वाल्व या फिर लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व बाएं आलिंद व निलय के बीच में स्थित होते हैं। इसके संकुचन अर्थात स्टेनोसिस, स्टेनोसिस मतलब होता है संकुचन, ठीक है। इसके संकुचित होने पर रक्त बाएं आलिंद से बाएं निलय में नहीं जा पाता है। यही तो कहा गया है कि रुकावट, ब्लॉक्ड इन फ्लो रेट, ब्लॉक्ड इन फ्लो, जो आपका ब्लॉक्ड इन ब्लड फ्लो फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल, ठीक है। कहा गया कि आलिंद से निलय तक रक्त के प्रवाह में क्या हो जाती है, रुकावट हो जाती है। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ईसीजी किसकी जांच के लिए की जाती है? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। ईसीजी किसकी जांच के लिए की जाती है? तो देखिए, जब आपको कार्डियक डिसीज वगैरह होती है तब ईसीजी जांच की जाती है। इसका ईसीजी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। तो यहाँ पे कार्डियक डिसीज़ की जांच के लिए की जाती है। जो ईसीजी जांच है वो कार्डियक डिसीज़ की जांच के लिए की जाती है। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन देख लेते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है, इसका जो पूरा नाम होता है ईसीजी का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। अब यहाँ पे इसकी हृदय की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, हृदय की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का ग्राफिक रिकॉर्ड है, जिसका प्रयोग कार्डियक डिसीज की जांच के में किया जाता है। एक बार इसे फिर से देख लें कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी कि ईसीजी हृदय की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का ग्राफिक रिकॉर्ड है, जिसका प्रयोग कार्डियक डिसीज की जांच में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। निम्न में से डाइजॉक्सिन का कार्य नहीं है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से डाइजॉक्सिन का कार्य कौन सा नहीं है, बताएं जल्दी से। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, डाइजॉक्सिन का कार्य नहीं है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, ठीक है। ये डिक्रीज कार्डियक आउटपुट डाइजॉक्सिन का कार्य नहीं है, बाकी सभी कार्य हैं, बट ये आपका ऑप्शन डी राइट नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, ये इसका डाइजॉक्सिन का कार्य नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि डाइजॉक्सिन निलयों की संकुचनशीलता बढ़ाकर कार्डियक आउटपुट में वृद्धि करता है। जो डाइजॉक्सिन है वो निलयों की संकुचनशीलता को बढ़ाकर कार्डियक आउटपुट में क्या करता है, वृद्धि कर देता है। अब यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आप जल्दी से आंसर दें, क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। एंजाइना पेक्टोरिस का जो मुख्य कारण है वो बताएं, ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस का मुख्य कारण बताएं, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए एंजाइना पेक्टोरिस का जो मुख्य कारण है वो कोरोनरी धमनी में ब्लॉकेज होना है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। हृदय पेशियों को रक्त आपूर्ति करने वाली, हृदय की पेशियों को रक्त आपूर्ति करने वाली जो कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज अर्थात सीने में दर्द एंजाइना पेक्टोरिस का मुख्य कारण है। हृदय की पेशियों में को रक्त आपूर्ति करने वाली जो कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होना मतलब है कि सीने में दर्द अर्थात एंजाइना पेक्टोरिस का ये मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। क्वेश्चन को पढ़ें इसके बाद ही आंसर दें। निम्न में से एथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क फैक्टर नहीं है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्न में से
एथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क फैक्टर नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, कम वसा युक्त आहार। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से एथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए आपका राइट होगा, कम वसा युक्त आहार। बाकी ये सभी रिस्क फैक्टर हैं, धूम्रपान, मोटापा, दबाव। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं कि कम वसा युक्त आहार एथेरोस्क्लेरोसिस की संभावना को कम करता है। अब यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर गेस करें, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। देखिए क्वेश्चन को पढ़ लें, उसके बाद ही आंसर दें। अचानक से तुक्का मत लगाएं, ठीक है, क्योंकि आप बार बार इसे रिवाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते रहें ताकि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट याद हो जाएं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है किस बीमारी में इन्फ्लेमेशन के साथ थ्रोम्बस का निर्माण भी होता है। किस बीमारी में इन्फ्लेमेशन के साथ थ्रोम्बस का निर्माण भी होता है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ठीक है। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस जो बीमारी है, इसमें क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन के साथ थ्रोम्बस का निर्माण भी होता है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि वेन के इन्फ्लेमेशन के साथ थ्रोम्बस का भी निर्माण होता है, इसे थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कहा जाता है। जब आपके वेन में स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, सूजन होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो क्या होता है कि थ्रोम्बस का निर्माण भी होता है इसके साथ में, और इसीलिए इसे थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कहा जाता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं, क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। रेनाइट्स बीमारी है एक, अब बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। रेनाइट्स कौन सी बीमारी है? ये पाचन तंत्र विकार है, या फिर तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है, या फिर हृदय परिसंचरण विकार है, या फिर श्वसन संबंधी विकार है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। रेनाइट्स कौन सी बीमारी है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, हृदय परिसंचरण विकार है, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि रेनाट्स डिसीज कार्डियोवास्कुलर डिसीज है। जो रेनाट्स डिसीज है ये कार्डियोवास्कुलर डिसीज है, जिसमें ठंड अर्थात कोल्ड में त्वचा को रक्त आपूर्ति करने वाली जो छोटी धमनियाँ होती हैं संकुचित होकर रक्त की कम आपूर्ति करती हैं। रेनाट्स डिसीज कार्डियोवास्कुलर डिसीज है, जिसमें जब ठंडी के समय में, सर्दी के मौसम में त्वचा को रक्त आपूर्ति करने वाली जो छोटी धमनियाँ होती हैं वो संकुचित होकर रक्त की कम आपूर्ति करती हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। राइट आंसर गेस करें। निम्न में से कौन सा वेनस स्टेटिस को रोकने का नर्सिंग उपाय नहीं है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्न में से कौन सा वेनस स्टेटिस को रोकने का नर्सिंग उपाय नहीं है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। अब यहाँ पे आप देख लें एक्सप्लेन। लंबे समय तक बैठना प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग अर्थात वेनस स्टेटिस को प्रेरित करता है। लंबे समय तक बैठना प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग अर्थात वेनस स्टेटिस को प्रेरित करता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। रक्तस्राव अथवा जलने पर कौन सा शॉक हो सकता है? रक्तस्राव अथवा जलने पर कौन सा शॉक हो सकता है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो देखिए यहाँ पे हाइपोवोल्मिक शॉक हो सकता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। रक्तस्राव अथवा जलने पर हाइपोवोल्मिक शॉक हो सकता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि रक्तस्राव अथवा जलने पर शरीर में रक्त के आयतन में कमी अर्थात हाइपोवोल्मिया आती है, ठीक है। क्या होता है? रक्त के आयतन में कमी आती है। रक्त अथवा जलने पर शरीर में रक्त के आयतन में कमी आती है, जिसे हाइपोवोल्मिया कहा जाता है। इस कारण से होने वाले शॉक को हाइपोवोल्मिक शॉक कहा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। एक बेहोश मरीज की जांच की जाती है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। एक बेहोश मरीज की जांच की जाती है। तो देखिए एक बेहोश मरीज होता है, जब उसकी जांच की जाती है तो यहाँ पे किस स्तर पर कहते हैं, यहाँ पे ग्लासगो कोमा स्केल से की जाती है, ठीक है। यहाँ पे पूछा जाता है किससे की जाती है, ठीक है। एक बेहोश मरीज की जो जांच है वो किससे की जाती है, तो यहाँ पे ग्लासगो कोमा स्केल से की जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि बेहोश मरीज की चेतना के स्तर की जांच, बेहोश मरीज के
चेतना के स्तर की जो जांच है वो ग्लासगो कोमा स्केल के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। गेस करें क्या होगा, इसका राइट आंसर बताएं। एंजाइना अटैक के दौरान नाइट्रोग्लिसरीन दी जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। एंजाइना अटैक के दौरान नाइट्रोग्लिसरीन दी जाती है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है किस रूट से दी जाती है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, सबलिंगुअली दी जाती है। ठीक है, सबलिंगुअली अर्थात जीभ के नीचे दी जाती है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं एक्सप्लेन। एंजाइना के अटैक के दौरान नाइट्रोग्लिसरीन जीभ के नीचे अर्थात सबलिंगुअली दी जाती है। जो एंजाइना के जब अटैक होते हैं उस समय अटैक के दौरान जो नाइट्रोग्लिसरीन दी जाती है वो जीभ के नीचे अर्थात सबलिंगुअली दी जाती है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सिर की चोट के दौरान शरीर का तापक्रम बढ़ने का कारण क्या है? सिर की चोट के दौरान शरीर का तापक्रम बढ़ने का कारण क्या है? जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब सिर में चोट लगती है तो उस समय शरीर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। वो किस कारण से बढ़ता है, कहाँ पर चोट लगने के कारण ऐसा होता है? तो देखिए ये जब आपके हाइपोथैलेमस में चोट लगती है तब ऐसा होता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। हाइपोथैलेमस में चोट को दर्शाता है। अगर सिर में आपके चोट लगी है तो आपका अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, ये हाइपोथैलेमस में चोट है, इस वजह से आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। चलिए एक्सप्लेन देख लेते हैं कि हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान के नियमन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, अर्थात नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है जो आपका हाइपोथैलेमस है। इसके चोटग्रस्त हो जाने पर शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम देख लेते हैं 17 आपकी स्क्रीन पर है। गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। डिसरिथमियासिस, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है डिसरिथमियासिस है एक। अब ये क्या है बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। डिसरिथमियासिस, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ये कार्डियक डिसऑर्डर है, कार्डियक डिसऑर्डर है। डिसरिथमियासिस जो है वो एक कार्डियक डिसऑर्डर है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। हृदय की धड़कन की लय अर्थात रिथम, जो हृदय की धड़कन की लय होती है अर्थात रिथम होती है, उसमें असमानता को डिसरिथमिया कहा जाता है। उसकी जो असमानता होती है उसमें उसे डिसरिथमिया कहा जाता है। अतः यह एक कार्डियक डिसऑर्डर है। हृदय की जो धड़कन की जो लय होती है अर्थात रिथम होती है, उसमें असमानता को, जो असमानता होती है उसको डिसरिथमिया कहा जाता है। अतः यह एक प्रकार का क्या है, कार्डियक डिसऑर्डर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आप जल्दी से आंसर दें क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ब्रेडिपनिया का अर्थ क्या है? ब्रेडिपनिया का अर्थ क्या है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार आपने पढ़ा होगा ये क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा, डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि श्वसन दर का असामान्य रूप से कम हो जाना। श्वसन दर का असामान्य रूप से कम हो जाना, ठीक है, ब्रेडिपनिया कहलाता है। अर्थात जो ब्रीथ है, आपकी सांस लेने की जो दर है वो 12 बार प्रति मिनट, ठीक है, से कम हो जाना। ठीक है, 12 बार प्रति मिनट से कम हो जाना। ठीक है, श्वसन दर का असामान्य रूप से कम होना। ठीक है, 12 बार प्रति मिनट से भी कम होना, ठीक है, ब्रेडिपनिया कहलाता है। अब यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। रक्त शर्करा का मान सामान्य से ऊपर है लेकिन उन नैदानिक मधुमेह से नीचे है जो गर्भावस्था के दौरान होता है, उसे क्या कहा जाता है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये यूपी एनएचएम स्टाफ नर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी यूपी एनएचएम स्टाफ नर्स में पूछे गए क्वेश्चन है 2021 में। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा, गर्भकालीन मधुमेह। ऑप्शन सी आपका राइट होगा, गर्भकालीन मधुमेह। यहाँ पे एक्सप्लेन देख लें कि गर्भावधि मधुमेह तब होती है जब गर्भावस्था के दौरान आपके खून में शर्करा की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। हमारे शरीर में रक्त शर्करा को इंसुलिन नामक हार्मोन नियंत्रित करता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। और देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब जितने क्वेश्चन आप नीचे पढ़ेंगे सभी क्वेश्चन 2021 यूपी एनएचएम स्टाफ नर्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो देखिए पेरिनेमिया एनीमिया ग्रस्त रोगी में पेरिनेमिया एनीमिया ग्रस्त रोगी में स्किलिंग परीक्षण का प्राथमिक उद्देश्य निम्न निर्धारित करना है। गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, विटामिन B12 का अवशोषण। विटामिन B12 का अवशोषण। विटामिन B12 को साइनाकोबालामिन भी कहा जाता है। ठीक है, विटामिन B12 को जो रासायनिक नाम है उसे साइनाकोबालामिन है और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इससे क्या होता है, घातक खून की कमी हो जाती है जिसे घातक रक्त अल्पता कहा जाता है। चलिए यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं कि पेरिनेमिया एनीमिया ग्रस्त रोगी में स्किलिंग परीक्षण के तहत सर्वप्रथम विटामिन B12 का उत्सर्जन चेक किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे विटामिन B12 है इस जगह। ठीक है, यहाँ पे केवल विटामिन बी लिख गया है, यहाँ पे विटामिन B12 है। ठीक है, पेरिनेमिया एनीमिया ग्रस्त रोगी में स्किलिंग परीक्षण के तहत सर्वप्रथम विटामिन B12 का उत्सर्जन चेक किया जाता है। और यहाँ पे आपका ये जो विटामिन B12 है इसका रासायनिक नाम साइनाकोबालामिन है और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, इससे बहुत ही ज़्यादा खून की कमी हो जाती है जिसे घातक रक्ताल्पता कहा जाता है। ठीक है, सीवियर एनीमिया हो जाता है इसमें। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। एक प्रकार का फ्रैक्चर जिसमें हड्डी का एक टुकड़ा दूसरे में चला जाता है। एक प्रकार का फ्रैक्चर जिसमें एक हड्डी का टुकड़ा दूसरे में चला जाता है उसे निम्न कहा जाता है। बताएं इसे क्या कहा जाता है, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। एक प्रकार का फ्रैक्चर जिसमें हड्डी का एक टुकड़ा दूसरे में चला जाता है उसे क्या कहा जाता है। देखिए इसे ऑप्शन डी राइट होगा। यहाँ पे इन्फेक्टेड फ्रैक्चर कहा जाएगा, उसे इन्फेक्टेड फ्रैक्चर कहा जाएगा। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि इन्फेक्टेड फ्रैक्चर में हड्डी का एक टुकड़ा दूसरे में धंस जाता है। ये तब होता है जब किसी हड्डी को खींचे जाने से हड्डी से जुड़े टेंडन, ठीक है, ये तब होता है जब किसी हड्डी को खींचे जाने से हड्डी से जुड़े टेंडेंस और लिगामेंट हड्डी से अलग हो जाएं या फिर उनमें टूट फूट हो जाए टूट फूट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 22 है आपकी स्क्रीन पर, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। अस्थमा के संकेत और लक्षण में सभी शामिल हैं सिवाय एक के। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। अस्थमा के संकेत के जो लक्षण है उसमें सभी शामिल हैं सिवाय एक के। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताएं। देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। ठीक है, सिवाय एक के, इसको छोड़कर बाकी अस्थमा के जो लक्षण हैं वो सभी हैं। सांस लेने में कठिनाई होती है, घरघराहट होती है, छाती में आपके सीने में दर्द होता है, बट ये बुखार इसका लक्षण नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि अस्थमा में व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है। जब आपको अस्थमा हो जाता है, किसी व्यक्ति को अस्थमा है तो उसमें क्या होता है, जैसे सांस लेने में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती है, सीने में आपको उसके दर्द होता है, घबराहट होती है अर्थात घरघराहट होती है गले में। ठीक है, और चिंता भी हो जाती है, दिल की धड़कन तेज होना, ये आदि समस्याएं आती हैं जब व्यक्ति को अस्थमा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 23 नंबर देख लेते हैं। पार्किंसंस रोग के संकेत और लक्षण हैं, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। पार्किंसंस डिसीज़ के संकेत और लक्षण क्या हैं। तो देखिए जो पार्किंसंस डिसीज है इसमें कंपन भी हो सकता है, बिगड़ा हुआ आसन एवं संतुलन भी हो सकता है, बोलने में परिवर्तन, उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट है। चलिए यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। पार्किंसंस डिसीज अक्सर किसी एक हाथ में कंपन के साथ शुरू होता है। अन्य लक्षणों में धीमी गति, कड़ापन और संतुलन खोना आदि भी शामिल है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गेस करें यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। एस्चेरिचिया कोलाई गैस्ट्रोआंत्र पथ में आमतौर पर पाए जाने वाले बैक्टीरिया का एक प्रकार है जिसके कारण से मूत्राशय में संक्रमण होता है, उसे क्या कहा जाता है। अब गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं।
तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, उसे सिस्टाइटिस कहा जाएगा, सिस्टाइटिस कहा जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। एशेरिकिया कोलाई, एशेरिकिया कोलाई गैस्ट्रोआंत्रपथ में आमतौर पर पाए जाने वाले बैक्टीरिया का एक प्रकार है जिसके कारण मूत्राशय में संक्रमण होता है, इसे सिस्टाइटिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 25 देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं, क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे आवश्यक फैटी एसिड जो अन्य फैटी एसिड के उत्पादन के लिए एक आधार के रूप में कार्य करता है वह कौन सा है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो देखिए इसे लिनोलोइक एसिड कहा जाएगा, लिनेलोइक एसिड कहा जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा, लिनेलोइक एसिड कहा जाएगा। चलिए हम यहाँ पे एक्सप्लेन देख लेते हैं कि लिनेलोइक फैटी एसिड अन्य फैटी एसिड के उत्पादन के लिए एक आधार के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 है, आपकी स्क्रीन पर है, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। विटामिन डी काफ़ी हद तक शरीर में निम्न में संग्रहित होता है। अब बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। विटामिन डी है वो काफ़ी हद तक शरीर के किस हिस्से में या कहाँ पर संग्रहित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, कलेक्ट होता है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, एक्युमुलेट होता है। तो देखिए वसा ऊतक, ठीक है, जो आपके फैटी टिश्यू होते हैं, जो सबसे ज़्यादा विटामिन ए काफ़ी हद तक यहाँ पे संचित हो जाता है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में भरपूर मात्रा में पाई जाती है। जो विटामिन डी है वो सूर्य के प्रकाश में भरपूर मात्रा में पाई जाती है, इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। यह वसा ऊतक में काफ़ी हद तक संग्रहित होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 27 नंबर क्वेश्चन है, इसे पढ़ें क्वेश्चन को तभी आंसर दें, जल्दबाजी ना करें, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ लें। एक प्रकार की प्रस्तुति जिसमें भ्रूण के नितंब श्रोणि इनलेट में उपस्थित होते हैं और भाजक को त्रिकास्थी होती है, उसे क्या कहा जाता है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसे ब्रीच प्रेजेंटेशन कहा जाएगा, ठीक है, ब्रीच प्रेजेंटेशन कहा जाएगा, ठीक है। ब्रीच प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जो नॉर्मल डिलीवरी की संभावना बहुत ही कम होती है, ठीक है, रेयर केस में होती है, बहुत ही कम, ठीक है। ब्रीच प्रेजेंटेशन काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे का सिर ऊपर की तरफ होता है और उसके जो पैर है वो नीचे की तरफ होते हैं। कभी कभी त्रिकास्थी स्थिति में होती है, ठीक है, भाजक को त्रिकास्थी होती है, ठीक है, जैसे पैर के ऊपर पैर चढ़ाकर बैठ जाना, इस स्थिति में अगर है तो उसे भी ब्रीच प्रेजेंटेशन कहा जाएगा। अगर देखिए ब्रीच प्रेजेंटेशन का सिंपल सी बात है कि अगर सिर आपका ऊपर की ओर है और पैर नीचे की तरफ है तो भी उसे ब्रीच ही प्रेजेंटेशन कहा जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन पहले एक्सप्लेन देख लें। यहाँ पे ब्रीच प्रेजेंटेशन एक प्रकार की प्रस्तुति है, ठीक है, जिसमें भ्रूण के नितंब श्रोणि इनलेट में उपस्थित होते हैं। देखिए आपको पता ही, हमने बताया कि ठीक है, आपका जिस तरह एक पैर के ऊपर एक पैर चढ़ाकर बैठ जाना, जिससे हम लोग बैठ जाते हैं बाई चांस, ठीक है, ज़मीन पे जब बैठते हैं हम लोग तो एक दोनों पैर एक दूसरे पे चढ़ाकर बैठ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो नितंब श्रोणि इनलेट बताया जा रहा है कि ठीक है, भ्रूण जिसमें भ्रूण के नितंब श्रोणि इनलेट में उपस्थित होते हैं और भाजक को त्रिकास्थी होती है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद आंसर दें। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण नर्सिंग क्रिया है जिसे कार्डियक कैथेटराइजेशन से गुजरे रोगी के लिए करना पड़ता है? कैथेटराइजेशन से गुजरे रोगी के लिए करना पड़ता है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्न में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण नर्सिंग क्रिया है जिसे कार्डियक कैथेटराइजेशन से गुजरे रोगी के लिए करना पड़ता है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, रक्तस्राव के लिए कैथेटराइजेशन साइट का आकलन करना। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं कि कार्डियक कैथेटराइजेशन एक ऐसी क्रिया है या प्रक्रिया है जिसमें रक्त वाहिका में एक कैथेटर अर्थात लंबी पतली ट्यूब डाली जाती है जिससे या दिल और उसके चारों ओर रक्त वाहिकाओं के लिए रक्त आदि का आकलन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। क्वेश्चन को पढ़ लें। एक 30 वर्षीय व्यक्ति को दुर्घटना के इतिहास के साथ आपातकालीन स्थिति में लाया जाता है।
निम्न में से कौन सा संकेत खोपड़ी के फ्रैक्चर को इंगित करता है? बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, कान या नाक से तरल पदार्थ का निकलना, पेरी ऑर्बिटल इकीमोसिस। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि कान या नाक से तरल पदार्थ का निकलना अर्थात पेरी ऑर्बिटल इकीमोसिस। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लूँ। कान या नाक से तरल पदार्थ का निकलना व पेरी ऑर्बिटल इकीमोसिस सामान्यतः खोपड़ी के फ्रैक्चर के संकेत हैं। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, आपकी स्क्रीन पर है, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के रोगी की देखभाल का काम नर्स को सौंपा जाता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के रोगी के देखभाल का जो काम है वो एक नर्स को सौंपा जाता है। रोगी के लिए प्राथमिकता नर्सिंग निदान क्या होगा? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे बिगड़ा हुआ मूत्र उत्सर्जन होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा, बिगड़ा हुआ मूत्र उत्सर्जन। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऑटो इम्यून सिस्टम का विकार है तथा डिसऑर्डर है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करने का काम करता है। ठीक है, आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज करने का काम करता है। ठीक है, इसमें इफेक्ट पड़ता है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली नसों से सुरक्षात्मक कवच को क्षतिग्रस्त कर देती है, जिससे मस्तिष्क और शरीर के बीच संचार प्रक्रिया क्या हो जाती है, बाधित हो जाती है। अगला पॉइंट है, शारीरिक अंगों की कमजोरी के चलते रोगी विकृत मूत्र का उत्सर्जन करता है। शारीरिक अंगों की कमजोरी के चलते हुए जो रोगी है वो विकृत मूत्र का उत्सर्जन करता है।